Hello everyone, my name is Prajwal Singh and this is our YouTube channel Study with Ease. सो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 मैंने पहले ही कवर कर दिया। अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक थे वो आपको क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले आप उन टॉपिक को क्लियर करिए और उसके लिए आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करिए और सीधे उस वीडियो पर जंप करिए, ठीक है। देन उसके बाद इस वीडियो को आप वॉच करिएगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हो, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले उन मेजर पॉइंट्स को हम रीड करते हैं एंड देन उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं? केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। तो ये सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप हैं। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी में डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या क्या इफ़ेक्ट होता है और ये कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और हम ये भी पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या होता है और रेंसिडिटी क्या होती है। ये दोनों टॉपिक को भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम इन सारी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, इन सारे पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि केमिकल रिएक्शन को क्यों टाइप में डिवाइड किया गया। इसके डिफरेंट टाइप क्यों आए? इसलिए डिफरेंट टाइप आए क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो वो एक टाइप की नहीं हो सकती। किसी केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट ऐड होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस में कंपाउंड ब्रेक होते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए उन्हें अलग डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और उन टाइप की अलग अलग कैटेगरी क्रिएट कर दी गई है और उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो चलिए ठीक, सबसे पहले जो कैटेगरी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? ये ऐसी रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, 2 और मोर सब्सटेंसेस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। 2 या फिर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक सब्सटेंस बनाएंगे। कंबाइन होकर कोई एक नया सब्सटेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखा है कि दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है या फिर कंपाउंड भी हो सकता है। क्या पता 2 कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड बनाए या 2 एलिमेंट मिल करके एक नया कंपाउंड बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे और इनके बीच जब रिएक्शन होगी, जब बॉन्डिंग क्रिएट होगी, तो क्या बनेगा, हमारा अमोनिया गैस क्रिएट होगी। अब अमोनिया गैस क्या है, कंपाउंड है। सब्सटेंस इसको बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस तो सब कुछ होते हैं क्योंकि हम एलिमेंट को भी सब्सटेंस बोलते हैं और कंपाउंड को भी। अब एलिमेंट का मतलब जिसमें वन काइंड ऑफ एटम रहे उन्हें एलिमेंट बोलते हैं। मैं पहले ही ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा वीडियो। अब हम आते हैं, जैसे ये दोनों एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक नया एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट होता है। और साथ ही साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सिलिकेट बनता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किस टाइप की होती हैं, इसमें क्या होता है। अब हम आते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ, अगले टाइप की रिएक्शन की तरफ, जिसका नेम है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक ऑपोजिट होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि मैनी सब्सटेंसेस ब्रेक अप और डीकम्पोज स्पॉन्टेनियसली इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। इसमें कहने का मतलब क्या है कि ढेर सारे जो सब्सटेंस है, चाहे हम उसमें ढेर सारे सब्सटेंस है चाहे एक सब्सटेंस लें, उनको क्या करना है, हमको ब्रेकअप करना है या डीकम्पोज करना है। किसी एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड को हम एक से ज़्यादा सिंपलर पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है,
आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, एक कोई कंपाउंड है, मान लो आपके पास अमोनिया गैस है। अब अमोनिया गैस से आपको नाइट्रोजन को अलग करना है और हाइड्रोजन को अलग करना है, तो आप क्या करोगे, तो ये जो जब ये आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अलग करोगे तो ये कैटेगरी किसके अंदर आती, किसके अंडर आती, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के। क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई एक कंपाउंड ब्रेक होके सिंपलर सब्सटेंस क्रिएट करता है, आई मीन सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कैडमियम कार्बोनेट जो है, कैडमियम कार्बोनेट को जब थर्मल एनर्जी सप्लाई की जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई की जाती है इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कैडमियम कार्बोनेट को यहाँ पे थर्मल एनर्जी सप्लाई की जाएगी कैडमियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के सब्सटेंस में या के एलिमेंट में ब्रेक करने के लिए। आई मीन ये कैडमियम कार्बोनेट किस में ब्रेक हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है, डीकम्पोज होने का मतलब ब्रेक होना। जैसे हमारी अगर हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारी डेथ हो जाती है, तो डेड बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमारी बॉडी धीरे धीरे डीकम्पोज होना चालू हो जाती है, और वो डीकम्पोज होकर क्या हो जाती है, हमारी बॉडी सॉइल में मतलब मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है या फिर मिट्टी में मिल जाती है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कोई कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, आई मीन ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिवाइड होते हैं, या कह सकते हैं उनका रिफॉर्मेशन होता है सिंपलर सब्सटेंस में। अब यहाँ पे लेड हाइड्रोक्साइड है, लेड हाइड्रोक्साइड को भी थर्मल एनर्जी जब हम सप्लाई करेंगे, मतलब हीट सप्लाई करेंगे, तो लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। लेकिन ये वाटर हमको लिक्विड फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि जब थर्मल एनर्जी सप्लाई करेंगे तो जो भी हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, ये वाटर भी स्टीम के मतलब भाप के रूप में हमको मिलेगा, मतलब भाप के स्टीम के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड भी हमको किसके फॉर्मेट में मिलेगा, क्रिस्टलिन सॉलिड। मैं एक बात बताना भूल गया कि जो सिंबल आपको दिख रहा है CR को क्या मतलब होता है, क्रिस्टलिन सॉलिड। ये भी एक टाइप की स्टेट होती है जब कोई सब्सटेंस या जब कोई एलिमेंट छोटे छोटे क्रिस्टल में डिवाइड होता है, सॉलिड क्रिस्टल में डिवाइड होता है, तो उसको क्रिस्टलिन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, या सॉलिड क्रिस्टल में हमको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड। समझ में आया। तो सॉलिड लिक्विड गैस के साथ ये भी एक स्टेट है किसी भी एलिमेंट या किसी भी सब्सटेंस की। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मतलब कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। कहने का मतलब क्या है, वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर इन अ कंपाउंड। कोई एक कंपाउंड है उसमें से किसी एक कंपाउंड में से उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना। जैसे क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है, पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो यहाँ पे इन दोनों में कंपाउंड कौन है, क्लोरीन कंपाउंड है या पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, बताओ जल्दी इसमें कौन सा कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड है पोटेशियम ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन काइंड मतलब मोर देन वन काइंड ऑफ एटम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटेशियम टाइप, एक एटम क्या है पोटेशियम टाइप का है और एक एटम किस टाइप का है, ब्रोमीन टाइप का है। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट पोटेशियम है और एक एलिमेंट ब्रोमीन है। जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिले तो क्या बना, एक कंपाउंड क्रिएट हुआ। तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे और इसको एलिमेंट बोलेंगे। तब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कोशिश हमेशा ये करेगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को हम अलग कर दें और हम किसके साथ रिएक्ट कर ले, आई मीन क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम के साथ। ठीक है, तो क्लोरीन ये तभी कर सकता है जब क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करने के काबिल होगा, आई मीन जब ये कैपेबल होगा तभी ये रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है। अगर क्लोरीन की रिएक्टिविटी कम है तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड में से ब्रोमीन को कभी भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव होते हैं वो कभी भी हाई रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी पोटेशियम ब्रोमाइड की रिएक्टिविटी से ज़्यादा होती है, इसीलिए क्या करेगा, क्लोरीन पोटेशियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा और पोटेशियम के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन।
इतनी बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की हेल्प से डिस्प्लेस करना। जैसे यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्साइड में से आयरन को हमें डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस करके ऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन डिस्प्लेस हो जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमको, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई मीन हमको 3 टाइप पता चल गया कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा अगला टाइप क्या है। अगला टाइप हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ढेर सारी ओवर राइटिंग की गई है, तो ओवर राइटिंग ये पहले नहीं की गई थी। ये वीडियो 29 या 30 मिनट की पहले बन चुकी थी, बट उस वीडियो में कुछ ऐसी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही थी, ऑडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई थी, इसलिए उस वीडियो को डिलीट करके मुझे फिर से इस वीडियो को रिक्रिएट करना पड़ा है, वीडियो रिक्रिएट करना पड़ा है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। भले ही इसमें ओवर राइटिंग हुई है, लेकिन मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आई होप आपको सारे जितने पीछे के पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी पॉइंट में कहीं भी कन्फ्यूज़न आती है, थोड़ा भी आपको कन्फ्यूज़न लगता है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपकी कन्फ्यूज़न कब हमेशा दूर, ये नहीं कि जैसे आप कभी भी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके देखो और आपकी कन्फ्यूज़न को सॉल्व ना किया जाए, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए, तो फिर आप कहना, ठीक है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द हम रिजॉल्व कर दें, ठीक। तो चलिए हम आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की तरफ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस इन विच यूजली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ 2 कंपाउंड्स आर इंटरचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली क्या होता है कि जो किसी कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन रहते हैं, हर कंपाउंड क्रिएट होता है तो वो उस कंपाउंड में एक मेटल होता है या एक नॉन मेटल होता है या दोनों नॉन मेटल होते हैं, या फिर उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कुछ ना कुछ पोर्शन होता है, ठीक है। कुछ एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं। अब बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि मेटल पॉजिटिव होते हैं या नॉन मेटल पॉजिटिव होते हैं, या कौन से एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं या किस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सारी चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, बट इस वीडियो में नहीं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा लोड ना लगे या आपको ऐसा ना लगे कि केमिस्ट्री बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ठीक है, आपको ऐसा ना लगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि द रिएक्शंस इन विच यूजुअली द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ 2 कंपाउंड्स आर इंटरचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के, मतलब 2 कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन आपस में इंटरचेंज हो जाए। मतलब ये कंपाउंड जो है लेड क्लोराइड, ये क्या है, लेड क्लोराइड, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन है वो इसके साथ क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, मतलब इंटरचेंज हो जाए। जैसे यहाँ लेड है, लेड पॉजिटिव होगा, क्लोरीन नेगेटिव होगा, यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव होगा, सल्फेट नेगेटिव होगा। तो यहाँ का जो नेगेटिव पोर्शन है सल्फेट, ये इसके पॉजिटिव पोर्शन के साथ इंटरचेंज हो जाए, और जो यहाँ का नेगेटिव पोर्शन है वो इसके साथ चेंज हो जाए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लेड क्लोराइड है तो लेड क्लोराइड ना रह करके लेड सल्फेट बन जाए और लिथियम क्लोराइड बन जाए। तो यहाँ पे देखो, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, ज़्यादातर हमको ऐसा ही देखने को मिलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमेशा प्लस और माइनस पोर्शन का कंपाउंड के, ठीक है। तो कंपाउंड के प्लस और माइनस पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, हमको ये भी देखने को मिलता है कि हमको कोई ना कोई पार्ट ऐसा मिला है जो कि इनसॉल्यूबल है, आई मीन सॉलिड प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी है कि such exchanges are basically due to the formation of an insoluble product, a precipitate, ठीक है। तो हमको ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे लेड सल्फेट है, तो लेड सल्फेट क्या है, क्रिस्टलीन सॉलिड है, आई मीन ये इनसॉल्यूबल पार्ट है, और यहाँ पे लिथियम क्लोराइड ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे प्रिसिपिटेट कौन सा हुआ, लेड सल्फेट यहाँ पे प्रिसिपिटेट होगा। ऐसे यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा हमारा पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे ये होता है कि इसका जो प्लस वाला पोर्शन, मतलब बेरियम प्लस, क्लोरीन माइनस, पोटेशियम प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेरियम, देखिए यहाँ पे,
अब बेरियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेरियम रिएक्ट करेगा हमारा इसके IO3 के साथ। IO3 का मतलब क्या, आयोडीन ट्राईऑक्साइड के साथ। तो बेरियम इसके साथ रिप्लेस हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया, और हमारा क्लोरीन किसके साथ, पोटेशियम के साथ हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड एक एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम आयोडाइड ट्राईऑक्साइड क्या है, एक हमारा क्रोमियम सॉलिड है, आई मीन क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है। सॉरी गलती हो गई, क्रोमियम नहीं, क्रिस्टलिन सॉलिड है, आई मीन ये इनसॉल्यूबल है किसी भी सॉल्यूशन में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हम इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या होता है, पहली चीज़ इंटरचेंज होता है पॉजिटिव और निगेटिव पोर्शन दो एलिमेंट का, या दो कंपाउंड, एलिमेंट नहीं बोल सकते हम, दो कंपाउंड के पॉजिटिव और निगेटिव पोर्शन क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते हैं, और साथ ही साथ क्या क्रिएट होता है, इनसॉल्यूबल पार्ट हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। मतलब प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कौन सी कैटेगरी में आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आती हैं। आई बात समझ में। तो जहाँ भी आप ऐसा देखो कि दो कंपाउंड में जो प्लस और माइनस पोर्शन है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, और साथ ही साथ हमको कोई ना कोई प्रेसिपिटेट, सॉलिड प्रेसिपिटेशन भी मिल रहा है, आई मीन इनसॉल्यूबल पार्ट भी मिल रहा है, सॉलिड इनसॉल्यूबल पार्ट, तो आप समझ जाओ कि वो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन के टाइप को क्यों, मतलब रिएक्शंस की इतनी टाइप क्यों बनाई गई, क्योंकि हम रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर पाएँ और उस रिएक्शंस को हम अलग अलग जगह यूज़ कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए इसकी अलग अलग टाइप बना दी गई है। अब हम आते हैं अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की तरफ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है और इन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है किसी भी रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब कोई एक सब्सटेंस, ध्यान से समझना इस टॉपिक को, क्योंकि ये टॉपिक आपका 11th 12th में, और जब तक आप केमिस्ट्री आपके लाइफ में रहेगी तब तक ये टॉपिक आपको परेशान करता रहेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक अगर अभी से क्लियर रहेगा तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। बट 10th में बहुत ही मिनिमम इसके बारे में बताया गया, और जितना 10th में बताया गया केवल मैं उतना ही बताऊंगा, और हो सकता है कि आप जब 11th क्लास में जाएं तो इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊं। बट 10th में अगर बता दूंगा तो ये ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए जितना 10th में बताया गया केवल मैं उतना आपको बता दूंगा, और अगर हो सकेगा तो मैं आगे ये भी बता दूंगा कि 11th में आपको क्या बताया जाना है, मतलब क्या बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसे टाइप की रिएक्शंस होती हैं जिसमें, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन में कोई भी एक सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबाइन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, आई मीन जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। और रिडक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि उससे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, मतलब कोई एलिमेंट है उससे ऑक्सीजन जब अलग होता है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, मतलब रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जब उससे रिड्यूस होगा तो ऐसी रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आपके हाई स्कूल में ये बात बताई गई है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहाँ पे क्या हो रहा हो, एडिशन, मतलब किसका एडिशन हो रहा हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब जैसे ऑक्सीजन का एडिशन देख लेते हैं कहाँ पे हो रहा है, जैसे यहाँ फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब जब ये फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, ठीक है। इसमें सब्सटेंस जो ये है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस हमारा ऑक्सीडाइज हो चुका है, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, H2+Cl2, यहाँ HCl, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो ये भी अभी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब एक साथ होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं। अगर अलग अलग हो रहा है इसका मतलब अभी हाफ रिएक्शन क्रिएट हुई है। एक बात मैं बताना भूल गया कि ऑक्सीडेशन कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है या रिडक्शन कोई कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। ऑक्सीडेशन को हम हाफ रिएक्शन बोलते हैं और रिडक्शन को भी हाफ रिएक्शन बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं तब हम इनको एक कंप्लीट रिएक्शन बोलते हैं, और ऐसी रिएक्शन को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है। रेड किससे लिया गया है, रिडक्शन से लिया गया है, और ऑक्स किसके लिया गया, ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो जब ये दोनों मिलती हैं, आई मीन जब ये दोनों एक साथ प्रोसेस करती हैं और एक साथ ये रिएक्शंस कंप्लीट करती हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही देखने को मिलती हैं, और हम ज़्यादातर एग्जांपल किसका देखते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाए या फिर हाइड्रोजन को ऐड किया जाए तो कि ये कैसी टाइप की होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। कि ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड या मैग्नीज ऑक्साइड है, जब ये रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे HCl जो है इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। किसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड को। मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, मैग्नीज क्लोराइड बना देगा और क्लोरीन और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अब मैग्नीज ऑक्साइड क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन से अलग करेगा, हाइड्रोजन को क्लोरीन से अलग करके क्या करेगा, ऑक्सीजन ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर बन रहा है, और मैग्नीज ऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूस होकर क्या बन रहा है, मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही, मतलब रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझने की और है, यहाँ पे दो चीज़ें और आती हैं, दो टॉपिक, एक आता है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो रिड्यूस करने में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, अब यहाँ पे HCl जो है ये मैग्नीज ऑक्साइड को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, HCl होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड में से मैग्नीज को रिड्यूस करने, मतलब ऑक्सीजन को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, मैग्नीज ऑक्साइड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो मैग्नीज ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और HCl क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूस करने की कोशिश करता है दूसरे एलिमेंट को या दूसरे कंपाउंड को, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और ऐसा एलिमेंट जो कि दूसरे सब्सटेंस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अलग करना है तो कार्बन को जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करना होगा। तो यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है, जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे जिंक को डिस्प्लेस करके कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये भी रिएक्शन किसकी है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ज़्यादातर हमको दिखेगी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोथ एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। जब एक केमिकल प्रोसेस हो रही हो जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों एक साथ हो रही हैं, जैसे कौन सी हो गई, यहाँ पे देखिए ओवर राइटिंग, मैंने पहले ही बता दिया कि ओवर राइटिंग इसलिए हुई है क्योंकि ये वीडियो पहले ही बन चुकी थी, बट साउंड क्वालिटी की वजह से वो वीडियो को हमें डिलीट करना पड़ा, ठीक है। तो पीछे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, इसीलिए हम इस टॉपिक मतलब ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओवरराइट किया है, इस एग्जांपल कुछ ज़्यादा ही ओवर रिटन हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक है। हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन में दिक्कत हो रही हो, थोड़ी भी दिक्कत हो रही हो, तो आप बता देना, मैं इसकी सेपरेट शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर दूँगा। उसको मैं चाहे यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, चाहे अपने ग्रुप पर अपलोड कर दूँगा, आई मीन ग्रुप पर पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। अब इफ़ेक्ट क्या होता है,
आई मीन हमारे ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें कोई सब्सटेंस, एलिमेंट या कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले या उसके साथ कंबाइन हो जाए, जैसे कोरोजन। अब कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ जब भी कंबाइन होता है तो ऑक्सीजन उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करती रहती है। आई मीन जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, पेन के ऊपर ये एक टाइप का मेटल है, ठीक है, ये आपको मेटल दिख रहा होगा, ये एक टाइप का मेटल है। अब इसमें अगर ऑक्सीजन की लेयर इसके साथ कंबाइन हो गई तो ये क्या करेगा, इसको धीरे धीरे, मान लीजिए ये ऐसा मेटल, ये कैसा मेटल है, आयरन मेटल है, तो अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये हमेशा क्या होगा, इसके ऊपर रस्टिंग होना चालू हो जाएगी, मतलब इसको ऑक्सीजन धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने लगेगा और तब तक डिस्ट्रॉय करता रहेगा जब तक ये मेटल क्या हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, आई मीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, ठीक है। तो कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी मेटल क्या होता है, इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन दियर सरफेस। जब किसी मेटल के सरफेस पर कोई भी एयर या फिर मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल का मतलब कोई एसिड क्या कर दिया जाता है उसके सरफेस पर प्रेजेंट रहता है तो वो धीरे धीरे कोरोजन होना उसका चालू हो जाता है और ये मेटल पूरी तरीके से कोरोड हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मेटल का कोरोजन। अगर ये कोई भी, अगर वो मेटल आयरन का है तो हम उसको बोलेंगे रस्टिंग होना। मतलब आयरन की रस्टिंग कैसे होती है, जब ऑक्सीजन आयरन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी रस्टिंग चालू हो जाती है। रस्टिंग का मतलब जंग लगना, जब आयरन में जंग लग जाता है तो जब आयरन में कोरोजन होता है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, रस्टिंग नाम देते हैं, मतलब रस्टिंग ऑफ एन आयरन। अब यहाँ पे रिएक्शन भी लिखी हुई है कि आयरन की रस्टिंग कैसे होती है। आयरन से जब ऑक्सीजन कांटेक्ट में आता है और साथ ही साथ वाटर कांटेक्ट में आता है तो क्या यहाँ पे बनता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्रिएट होता है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड क्या है, एक रस्ट है। अब ये कब तक रस्ट क्रिएट रहेगा, जब तक कि वो पूरी तरीके से आयरन डिस्ट्रॉय ना कर दे, मतलब उस आयरन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना कर दे। अब ये रस्टिंग धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेटल है, अब इस मेटल के ऊपर रस्टिंग क्या हो गई, इस मेटल के ऊपर ढेर सारे रस्ट हैं, रस्ट का मतलब जंग लग गया इस मेटल के ऊपर, ठीक है। तो धीरे धीरे ये रस्ट क्या होगा, हवा की हेल्प से, मतलब एयर की हेल्प से ये रस्ट धीरे धीरे हटता रहेगा और जैसे जैसे ये रस्ट हटेगा, मान लो हमने क्या किया, इस रस्ट को हटा दिया ऊपर से, एक बार हटाएंगे, दो बार हटाएंगे, जितनी बार हटाएंगे फिर से ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा और उसको क्या कर देगा, धीरे धीरे कमज़ोर करेगा, डिस्ट्रॉय बना देगा और उस मेटल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, आई मीन डिस्ट्रॉय कर देगा पूरी तरीके से, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कोरोजन क्या होता है, कोरोजन प्रोसेस क्या होती है, और जब ये आयरन पे रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग नाम देते हैं, ठीक है। अब रैंसिडिटी क्या होती है, रैंसिडिटी भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रैंसिडिटी हम नाम क्यों देते हैं कि जब हमारा ऑक्सीजन, आई मीन ऑक्सीजन गैस जब हमारे किसी फूड सब्सटेंस पे कांटेक्ट में आती है, फूड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है तो हम उसको रैंसिडिटी नाम देते हैं, ठीक है। या जब हमारा कोई फूड सब्सटेंस ऑक्सीडेशन या मॉइस्चर या वाटर की प्रेजेंस में ख़राब होने लगता है या फिर उसमें स्मेल आने लगती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, रैंसिडिटी। या वो जो हमारा फूड सब्सटेंस है वो क्या हो चुका है, रैंसिड हो चुका है, ठीक है, फूड सब्सटेंस बिकम रैंसिड। तो यहाँ पे लिखा है द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई aerial oxidation of fat and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity and those food become rancid। कोई भी सब्सटेंस जब वो किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में आएगा या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका ख़राब होना तय है, वो हमेशा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और उसमें एक स्मेल आने लगेगी जिससे वो हमारे खाने के योग्य नहीं होगा, हम उसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे ईट नहीं कर सकते। इसीलिए रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ हमारे पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम रैंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसकी स्पीड को, जो रैंसिडिटी रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं उस पॉइंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो किसी भी मेटल को अगर कोरोजन से अगर किसी भी मेटल को बचाना है, ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, सीधे उस मेटल के ऊपर या उस एलिमेंट के ऊपर हम क्या कर देते हैं, या तो हम पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है, ऑक्सीजन जो लेयर होती है उस पेंट के ऊपर बनती है, मतलब उस पेंट के ऊपर कवर करती है, ना कि उस मेटल के ऊपर, ठीक है। तो वो पेंट हमारे क्या करता है, ऑक्सीजन लेयर को मेटल तक पहुंचने नहीं देता है, इसीलिए हमारा वो मेटल बना रहता है, बचा रहता है, ठीक है। इसीलिए आप अपने घरों में देखते होगे, जो भी टेबल अगर यूज़ हो रहा हो, अगर वो टेबल आपका मेटल का है या चेयर मेटल की है, या फिर आपके घर में और भी कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो भी मेटल का होगा, तो उसके ऊपर देखते होगे कि पेंट किया गया होगा, या कोई भी सब्सटेंस खाने पीने के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर भी पेंटिंग की गई होती है। अब कुछ बर्तनों पे पेंटिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो पेंटिंग होती है उसमें ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो हमारे खाने योग्य नहीं होते। आई मीन जब हम उसको खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होंगे, ठीक है। इसीलिए हम पेंटिंग हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम कुछ बर्तन का यूज़ का, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई लोहे का बर्तन नहीं यूज़ होता होगा। क्यों नहीं यूज़ होता होगा? क्योंकि लोहे के बर्तन में जंग लग सकता है। इसीलिए लोहे के बर्तन के अलावा हम स्टील के बर्तन या स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं। इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कभी जंग नहीं लगता है। अब स्टेनलेस स्टील भी कैसे क्रिएट होता है, जब लोहे में, आई मीन आयरन में, जब आयरन में कुछ और एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है तो हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन करने से वो एलॉय बन जाता है, और एलॉय से ही हमारा क्या क्रिएट होता है, स्टेनलेस स्टील क्रिएट होता है। तो मेटल, नॉन मेटल के बारे में हम, या सेमी मेटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नहीं, शायद थर्ड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर के बाद हम उसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो रैंसिडिटी हम समझ गए। अब रैंसिडिटी को रोकने के कौन कौन से तरीके होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो रैंसिडिटी को रोकने के लिए या उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। कहने का मतलब है कि रैंसिडिटी को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होने वाला है उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकेंगे, बचाएंगे उसको। तो रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज़ करते हैं, जैसे BHA, BHT, ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ठीक है। जैसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रो एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोटोलरीन, ये सब क्या है हमारे, ये सब दोनों हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ये बहुत ही पहले से, दादा परदादा के ज़माने से ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हमारे यूज़ किए जा रहे हैं, जो हमारे खाने को प्रिजर्व कर सकें ज़्यादा देर तक, और उन खाने को हम मतलब उन खाने की चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों सब्सटेंस या इन दोनों सब्सटेंस की मदद से, इन दोनों को कंपाउंड इसलिए कहेंगे क्योंकि ये कंपाउंड होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, इसलिए हम इनको सब्सटेंस बोल सकते हैं या फिर कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन एलिमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई कि इन दोनों एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। वो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, BHA और BHT, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट हैं, ठीक है, जिनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, रैंसिडिटी की रिएक्शंस को रोकने के लिए। अब क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है, रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या किया गया है, रैंसिडिटी को रोकने के लिए दूसरा तरीका ये अपनाया गया है कि हम ऐसे जो फूड होते हैं जो फैट और ऑयल को कंटेन करते हैं, आई मीन अधिकतर फूड में क्या होता है, फैट और ऑयल दोनों होता है, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर में रखते हैं जो कि पूरी तरीके से पैक हुआ रहे, और उस कंटेनर में हम क्या फिल कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं। नाइट्रोजन गैस को फिल करने से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो है उसके अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, और नाइट्रोजन गैस उस पूरे खाने को सेव करके रखी रहती है, मतलब सेफली उस खाने को सेफली वो खाना रहता है, सेफ़ रहता है वो खाना, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हुई कि अगर हमको किसी खाने को बचाना है या उस खाने को सेफ़ रखना है तो हमको नाइट्रोजन गैस का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अनरिएक्टिव होती है और ये हमारे खाने वाले सब्सटेंस को बचाए रखती है, ठीक है, फूड सब्सटेंस को बचाए रखती है, सेफ़ रखती है। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अब रैंसिडिटी को रोका कैसे जा सकता है, या फिर रैंसिडिटी रिएक्शंस को रिटार्डेड का मतलब धीमा कैसे बनाया जा सकता है उसकी रिएक्शंस को। अगर हम किसी भी फूड को रख दें कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में अगर रख देते हैं फ्रिज में, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि उसमें रैंसिडिटी रिएक्शंस जो होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है, हमारा फूड बहुत देर में ख़राब होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग
फूड इन एयर टाइट कंटेनर। रेंसिडिटी को और कैसे रोका जा सकता है? अगर हम अपने फूड को किसी एयर टाइट कंटेनर का मतलब ऐसा कंटेनर जिसमें एयर मतलब फ्लो ना हो सके, एयर उसके अंदर जा ना सके, ऐसे कंटेनर को एयर टाइट कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, उसमें एयर नहीं रहती। जब हम उस कंटेनर को बंद कर देते हैं तो जितनी भी एयर अंदर है वो तो एयर रहेगी, बट बाहरी वाली जो ऑक्सीजन है वो उसके अंदर नहीं आ पाती। इसलिए जितना हमारा फूड सब्सटेंस है वो सेफ़ रहता है। ठीक है, सेफली नहीं, आई मीन सेफ़ रहता है। अब रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट। अब और कैसे रेंसिडिटी रिएक्शंस को स्लो किया जा सकता है? अगर हम किसी भी फूड सब्सटेंस को लाइट से दूर रखें। ठीक है, जैसे हमारे फ्रिज में कोई भी फूड सब्सटेंस आई मीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो जब भी हम फ्रिज को ओपन करते हैं, मतलब फ्रिज का जो डोर है जब हम उसको ओपन करते हैं तो लाइट तुरंत ऑन हो जाती है। तो लाइट इसलिए ऑन हो जाती है कि हम अंदर वाली जो चीज़ें हैं उसको हम देख सकें कि हमने क्या क्या फ्रिज में रखा है। बट जैसे आप फ्रिज को बंद करते हो तो आप फ्रिज को जब बंद करते हो तो जब एकदम बंद करने वाले होते हो तब आप देखो लाइट वहाँ क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, मतलब ऑफ हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि जब लाइट वहाँ पे नहीं रहेगी तो रेंसिडिटी रिएक्शंस जो होंगी, आई मीन जो हमारा फूड सब्सटेंस होगा वो रेंसिड नहीं हो पाएगा, बहुत धीरे रेंसिडिटी रिएक्शंस वहाँ पे होंगी। तो फूड सब्सटेंस को हमको लाइट से भी बचाना होता है और हमको हीट से भी, हीट्स का मतलब गर्मी से भी बचाना होता है। ठीक है, हम कैसी जगह पे रखते हैं? जहाँ पे यहाँ पे ठंडी जगह हो, आई मीन कूलिंग सरफेस जहाँ का हो, ठीक है, या कूलिंग इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी फूड सब्सटेंस को रखते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी और कोरोजन दोनों एक ही चीज़ है, बट इनका अलग अलग नाम इसलिए दिया गया है कि अगर कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर फूड पे हो रही है तो हम इसको रेंसिडिटी कहेंगे, और अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसी मेटल पे हो रही है तो हम इसको कोरोजन नाम देंगे, और उस मेटल में अगर आयरन पे हो रही है तो हम उसका रस्टिंग नाम देंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक एक ही है बट उसके अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं वहाँ पे, इसलिए उसके अलग अलग नाम दिए गए। ठीक है, हम कोरोजन को रेंसिडिटी में भी नहीं यूज़ कर सकते और रेंसिडिटी को कोरोजन में भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। इतनी बात क्लियर हुई तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड लक।